मित्रों, गुड मॉर्निंग। विषय हिंदी, कक्षा 9। आज का पाठ है 15वां पाठ। पाठ का नाम है दाज्यू और उसके लेखक है शेखर जोशी। कई दिनों बाद हम आज फिर से आए हैं। दिवाली मुबारक सबको। आज हम अब पाठ देखते हैं। पहले लेखक परिचय देखेंगे। शेखर जोशी का जन्म 10 सितंबर 1932 को अल्मोड़ा के कोलिया गांव नामक स्थान पर हुआ, जहाँ उत्तरांचल, जो हमारा राज्य है उत्तरांचल, वहाँ आया हुआ है। आपने केकड़ी एवं अजमेर में स्कूली शिक्षा प्राप्त की। लगभग 30 वर्षों तक इलाहाबाद के निकट एक सैनिक औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहने के बाद आप स्वतंत्र लेखन कर रहे हैं। आपके चर्चित कहानी संग्रह है कोशिका गढ़वाल, 7 के लोग, दाज्यू, हलवाहा एवं नवरंगी बीमार है। आपकी आदमी और कीड़े कहानी को 1955 में धर्मयुग द्वारा आयोजित कहानी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। नई कहानी आंदोलन के चर्चित कथाकार महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार और पहल सम्मान से सम्मानित। दाज्यू कहानी पर चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी द्वारा फिल्म का निर्माण। दाज्यू कहानी बाल श्रमिक पर लिखी गई कहानी है। मदन एक पहाड़ी बालक है जो पेट की आग बुझाने के लिए शहर में आकर एक होटल में काम करता है। भोलेपन में जिसे वो अपना दाज्यू अर्थात बड़ा भय समझने लगता है, वहीं इस प्रकार एक दिन उसके बाल मन पर आघात कर जाता है। इसका मार्मिक चित्रण इस कहानी में हुआ है। तो विद्यार्थी मित्रों, पाठ का जो नाम है दाज्यू, दाज्यू मानी हमने देखा कि उसका पहाड़ी क्षेत्र में उसका अर्थ होता है बड़ा भय। तो मदन जो है वो पहाड़ी क्षेत्र का लड़का है और छोटा 8-10 साल का ही है। तो फिर भी बाल मजदूरी के लिए वो अपने गांव से दूर यहाँ आ गया है। चौके से निकलकर बाईं ओर जो बड़े साइन बोर्ड वाला छोटा कैफे है, वहीं जगदीश बाबू ने उसे पहली बार देखा था। गोरा चिट्टा रंग, नीली सफाफ आंखें, सफाफ पानी उजली स्वच्छ आंखें, सुनहरे बाल और चाल में एक अनोखी मस्ती पर शिथिलता नहीं। कमल के पत्ते पर फिसलती हुई पानी की बूंद की सी फुर्ती, आंखों की चंचलता देखकर उसकी उम्र का अनुमान केवल 9-10 वर्ष ही लगाया जा सकता था और शायद यही उम्र उसकी रही होगी। तो जगदीश बाबू जो है वो भी पहाड़ी क्षेत्र के निवासी है। अपनी नौकरी के अर्थात वहाँ आए हुए हैं और मदन जिस कैफे मानी छोटा सा होटल, वहाँ काम करता है। तो वहीं जगदीश बाबू भी कॉफ़ी पीने के लिए आते हैं और उसे देखकर उन्हें लगता है कि ये छोटा सा बच्चा है, लेकिन देखकर मालूम होता है कि वह हमारे पहाड़ी क्षेत्र का ही होगा। अधजली सिगरेट का एक लंबा कश खींचते हुए जब जगदीश बाबू ने कैफे में प्रवेश किया तो वह एक मेज पर से प्लेटें उठा रहा था और जब वे पास ही कोने के टेबल पर बैठे तो वह सामने था, मानो घंटों से उनकी उस स्थान पर आने वाले व्यक्ति की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो कुछ बोला नहीं, हाँ नम्रता प्रदर्शन के लिए थोड़ा झुका और मुस्कुराया भर था, पर उसके इसी मौन ने जैसे सारा मीनू समाहित था। मीनू मानी मेनू, होटल में जो व्यंजन का लिस्ट होता है वो। सिंगल चाय का ऑर्डर पाने पर वो एक बार पुनः मुस्कुराकर चल दिया और पलक झपकते ही चाय हाजिर थी। तो जब जगदीश बाबू कैफे में जाते हैं तो उसे देखते हैं और फिर उसे ऑर्डर देते हैं कि एक सिंगल चाय। मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है। निर्जन एकांत स्थान में निशंक होने पर भी कभी कभी आदमी एकाकी अनुभव नहीं करता। लगता है इस एकाकीपन में भी सब कुछ कितना निकट है, कितना अपना है, परंतु इसके विपरीत कभी कभी सैकड़ों नर नारियों के बीच जनरमय वातावरण में रहकर भी सुनेपन की अनुभूति होती है। लगता है जो कुछ है वो पराया है, कितना अपनत्व ही, पर यह अकारण ही नहीं होता। इस एकाकीपन की अनुभूति इस अलगाव की जड़ें होती है। बिछो या विरक्ति की किसी कथा के बिना, बिछो या माने की किसी से बिछड़ना। तो यहाँ लेखक ने मनुष्य की जो भावनाएं है, भावना मानी लागणी आपने जेने कहिए, मनुष्य की भावनाएं बड़ी विचित्र होती है, उनका मन बड़ा विचित्र होता है। कभी कभी मनुष्य भीड़ भाड़ वाली
पर होता है, कई लोगों के बीच होता है, फिर भी वह अपने आप को अकेला समझता है। और कभी कभी अकेला होने पर भी उसे लगता है कि सब मेरे साथ है। अकेला होने पर भी उसे अपनापन जैसा लगता है। और भीड़ वाली जगहों पर वो अपने आप को अकेला कब महसूस करता है, जब वह किसी दूसरे स्थान पर जाता है जो स्थान उसके लिए अपरिचित है, अपना नहीं है, तब वो अपने गांव को याद करता है। और वहाँ सब कुछ होने पर भी वह किसी से परिचित नहीं है, इसलिए उसे अकेलापन महसूस होता है। और कभी कभी ऐसी जगह पर जाता है जहाँ उसे अपनापन लगता है, जो परिचित जगह होती है वहाँ कुछ भीड़भाड़ न हो, फिर भी वह उसे अपनापन लगता है। इसी तरह मनुष्य की भावनाएं विचित्र होती है कि कभी अकेलापन महसूस करता है और कभी उसे कई जगह अपनापन लगता है। जगदीश बाबू दूर देश से आए हैं, अकेले हैं। चौक की चहल पहल, कैफे के शोरगुल में उन्हें लगता है सब कुछ अपनत्वहीन है। शायद कुछ दिनों रहकर अभ्यस्त हो जाने पर उन्हें इसी वातावरण में अपनेपन की अनुभूति होने लगे, पर आज तो लगता है ये अपना नहीं, अपनेपन की सीमा से दूर कितना दूर है। और तब उन्हें अनायास याद आने लगते अपने गांव पड़ोस के आदमी, स्कूल कॉलेज के छोकरे, अपने निकट शहर के कैफे होटल। तो जब मनुष्य पहली बार किसी अपरिचित स्थान पर जाता है तो वहाँ उसे सब अपरिचित लगता है, वहाँ उसे अपनापन नहीं लगता। लेकिन धीरे धीरे उस स्थान से जब उसका परिचय बढ़ता है, लोगों से परिचय बढ़ता है, तो वो परायापन दूर हो जाता है और वो नया शहर भी उसे अपना लगने लगता है। यहाँ जगदीश बाबू को भी ऐसा ही हुआ कि पहले जब आए तो किसी से वे परिचित नहीं थे, और जब मदन को देखा तो उन्हें लगा कि यह पढ़ी बालक ही है, इसलिए उसके साथ परिचय बढ़ाते हैं और उसके साथ बातचीत करते हैं। तो उसके साथ बातचीत करते उन्हें अपनापन महसूस होने लगता है। जगदीश बाबू ने रागदानी में सिगरेट जड़ी, एश ट्रे जिन्हें कहिए, रागदानी मानी सिगरेट बुझाने की जो ट्रे होती है वह, उन्हें लगा इन शब्दों की ध्वनि में वही कुछ है जिसकी रिक्तता उन्हें अनुभव हो रही। रिक्तता मानी खालीपन उन्हें अनुभव हो रहा है। और उन्होंने अपनी शंका का समाधान कर लिया। क्या नाम है तुम्हारा? मदन। अच्छा मदन, तुम कहाँ के रहने वाले हो? पहाड़ का हूँ बाबूजी। तो उसे देखते ही जगदीश बाबू पहचान जाते हैं कि ये पहाड़ी लड़का ही होगा, इसलिए उन्हें उनका नाम पूछते हैं और उसका परिचय पूछते हैं कि वो कहाँ रहता है। पहाड़ तो सैकड़ों है, आबू, दार्जिलिंग, मसूरी, शिमला, अल्मोड़ा। तुम्हारा गाँव किस पहाड़ में है? इस बार शायद उसे पहाड़ और जिले का भेद मालूम हो गया। मुस्कुरा कर बोला, अल्मोड़ा। शाह अल्मोड़ा? अल्मोड़ा पहाड़ी क्षेत्र जो उत्तरांचल राज्य में है, वही क्षेत्र का वह निवासी है। अल्मोड़ा में कौन सा गांव है? विशेष जानने की गरज से जगदीश बाबू ने पूछा। इस प्रश्न ने उसे संकोच में डाल दिया। शायद अपने गांव की निराली संज्ञा के कारण उसे संकोच हुआ। संज्ञा मानी नाम, तो उनके गांव का नाम ऐसा था कि वह बोलने में हिचकिचाने लगा। इस कारण टालता हुआ सा बोला, वह तो दूर है सब, अल्मोड़ा से 15-20 मील होगा, फिर भी नाम तो कुछ होगा ही। जगदीश बाबू ने जोर देकर पूछा। डोटियाल को वह सकुचाता हुआ सा बोला। तो नाम थोड़ा विचित्र था, इसलिए उसे बोलने में संकोच होता था। जगदीश बाबू के चेहरे पर पुती हुई एकाकीपन की स्याही दूर हो गई। पुती मानी लगी हुई। तो उन्हें वे जो एकाकीपन अकेलापन महसूस कर रहे थे वो दूर हो गया, क्योंकि उन्हें लगा कि यह तो मेरे पड़ोस के गांव का ही लड़का है, परिचित लड़का जान पड़ा। આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ ને કે જ્યારે છોકરી સાસરે જાય તેને પિયરનું કૂતરું પણ વળું લાગે, તેવું અહીંયા કે બાજુના જ ગામવાળો મદન હતો એટલે એ જોઈને એને એમ લાગ્યું કે આ કોઈક મારું નજીકનું છે। जब उन्होंने मुस्कुराकर मदन को बताया कि वे भी उसके निकटवर्ती गांव के रहने वाले हैं, तो लगा जैसे प्रसन्नता के कारण अभी मदन के हाथ से ट्रे गिर पड़ेगी। मदन भी खुश हो गया कि ये उनके पड़ोस के गांव के वाले ही है, तो इतना प्रसन्न हो गया वह, उसके मुंह से शब्द निकलना चाहकर भी न निकल सके। खोया खोया सा वो अपने अतीत को फिर लौट कर देखने का प्रयत्न कर रहा है।
अतीत गांव, ऊंची पहाड़िया, नदी, ईजा, ईजा मानी उसकी माँ, बाबा, दीदी, बुली, छोटी बहन उसकी, दाजू मानी बड़ा भाई। मदन को जगदीश बाबू के रूप में किसकी छाया निकट जान पड़ी? ईजा नहीं, बाबा नहीं, दीदी, बुली नहीं, दाजू, हाँ दाजू। तो जगदीश बाबू में वो अपने बड़े भाई के दर्शन करता है। 2-4 दिन में मदन और जगदीश बाबू के बीच की अजनबीपन की खाई दूर हो गई। तो दोनों एक दूसरे से परिचित हो गए, दोनों एक दूसरे में अपनापन महसूस करने लगे। टेबल पर बैठते ही मदन का स्वर सुनाई देगा, दाजू जय हिंद। दाजू आज तो ठंड बहुत है, दाजू कहाँ का? यहाँ भी यू पड़ेगा, यू मानी हिंद। दाजू आपने तो कल बहुत थोड़ा सा खाया। तभी किसी और से वॉय की आवाज़ पड़ती और मदन उस आवाज़ की प्रतिध्वनि के पहुँचने से पहले ही वहाँ पहुँच जाता। ऑर्डर लेकर फिर जाते जाते जगदीश बाबू से पूछता, दाजू कोई चीज़? पानी लाओ? लाया दाजू। पानी लाओ? लाया दाजू। शब्द को उतनी ही आतुरता और लगन से रुराता, जितनी आतुरता से बहुत दिनों के बाद मिलने पर भी माँ अपने बेटे को चूकती है। कुछ दिनों बाद जगदीश बाबू का एकाकीपन दूर हो गया। उन्हें अब चौक, कैफे ही नहीं, सारा शहर अपनेपन के रंग में रंगा हुआ सा लगने लगा। परंतु अब उन्हें यह बार बार दाजू कहलाना अच्छा नहीं लगता और यह मदन था कि दूसरी टेबल से भी दाजू, मदन इधर आओ। आया दाजू। दाजू शब्द की आवृत्ति पर जगदीश बाबू के मध्यम वर्गीय संस्कार जाग उठे। अपनत्व की पतली डोर की अहम की तेज तर के आगे न टिक सकी। दाजू चाय लाऊं? चाय नहीं, लेकिन यह दाजू दाजू क्या चिल्लाते रहते हो दिन रात? किसी की प्रेस्टीज का ख्याल भी नहीं है तुम्हें? तो पहले जब जगदीश बाबू वहाँ आए तो किसी को जानते नहीं थे, लेकिन मदन से परिचय होने के बाद उन्हें मदन के साथ अपनापन लगा। लेकिन अब उनके लिए शहर भी परिचित हो गया, कैफे, चौक सब परिचित हो गया। तो फिर उन्हें मदन बार बार जो दाजू बुलाता था तो उन्हें लगा कि ये मेरी प्रेस्टीज के, प्रेस्टीज मानी इज्जत के खिलाफ है। वो मध्यम वर्गीय व्यक्ति थे जगदीश बाबू। और मदन एक बॉय था, कैफे बॉय मानी नौकर था। तो एक नौकर उन्हें बड़ा भाई करके बुलाए, उन्हें मंजूर नहीं था। इसलिए वो मदन को डांटते हैं कि बार बार मुझे दाजू कह के क्यों बुलाते हो? जगदीश बाबू का मुंह क्रोध के कारण कमा गया। शब्दों पर अधिकार नहीं रहा। मदन प्रेस्टीज का अर्थ समझ सकेगा या नहीं, यह भी उन्हें ध्यान नहीं रहा। पर मदन बिना समझे ये सब कुछ समझ गया। इतना क्रोधित हो गए मदन पर कि उन्हें ख्याल ही नहीं रहा कि मैं प्रेस्टीज कहूँगा तो उसे समझ में आएगा ही नहीं। लेकिन उसके क्रोध से मदन भले प्रेस्टीज का अर्थ नहीं जानता था, लेकिन वो क्या कहना चाहते थे वो समझ जाता है। मदन को जगदीश बाबू के व्यवहार से गहरी चोट लगी। मैनेजर से सिरदर्द का बहाना कर वो घुटनों में के दिए कोठरी में सिसकिया बढ़ रोता रहा। घर गाँव से दूर ऐसी परिस्थिति में मदन का जगदीश बाबू के प्रति आत्मीयता प्रदर्शन स्वाभाविक ही था। इसी कारण आज प्रवासी जीवन में पहली बार उसे लगा जैसे किसी ने उसे ईचा की गोदी से बाबा की बाहों के और दीदी की आंचल की छाई से बलपूर्वक खींच लिया हो। परंतु भावुकता स्थायी नहीं हो तो रो लेने पर अंतर की घुमड़ती वेदना की आंखों की राह बाहर निकल लेने पर मनुष्य जो भी निश्चय करता है वे भावुक क्षणों की अपेक्षा अधिक विवेकपूर्ण होता है। तो जब जगदीश बाबू उसे डांटते हैं तो उसे बहुत बुरा लगता है, उसके दिल को ठेस पहुंचती है, चोट पहुंचती है और वह मैनेजर से सिर दर्द का बहाना करके अपनी रूम पर चला जाता है और वहाँ जाकर बहुत रोता है। उसे लगता है जैसे किसी ने उसकी माँ, बाबा, बहन सबसे उसे अलग कर दिया है। जगदीश बाबू के प्रति जो उसका अपनापन का भाव था वो दूर हो जाता है। वो इतना रोता है कि उसे मन में जो वेदना थी, जो पीड़ा थी, वो धीरे धीरे दूर हो जाती है। अगर मनुष्य के दिल में कोई भी पीड़ा हो तो वो कोई दुख हो, अगर वो किसी से बता दे तो उसका दुख हल्का हो जाता है और अगर रो ले तो भी उसका दुख हल्का हो जाता है। उसी तरह मदन भी इतना रोया कि उसकी पीड़ा दूर हो गई और वह पूर्ववत काम करने पहले जैसे काम करने लगा। दूसरे दिन कैफे जाते हुए अचानक ही जगदीश बाबू की भेंट बचपन के सहपाठी हेमंत से हो गई। कैफे में पहुंचकर जगदीश बाबू ने इशारे से मदन को बुलाया, परंतु उन्हें लगा जैसे वो उनसे दूर दूर रहने का प्रयत्न कर रहा है। दूसरी बार बुलाने पर ही मदन आया। आज उसके मुंह पर वो मुस्कान न थी और नहीं उसने क्या लाओ दाजू कहा। स्वयं जगदीश बाबू को ही कहना पड़ा, 2 चाय 2 ऑमलेट, परंतु तब भी लाया दाजू कहने की अपेक्षा लाया सर कहकर वह चल दिया, मानो दोनों अपरिचित हो। तो मदन बाबू के व्यवहार से उसे जो ठेस पहुंची थी इसलिए वो समझ गया था और मदन बाबू से अब बातें नहीं करता था। लेकिन जब मदन बाबू ने उसे बुलाया और चाय और ऑमलेट का ऑर्डर दिया तो लाया दाजू के बजाय उसने कहा कि लाया सर।
शायद पहाड़ियाँ है, हेमंत ने अनुमान लगाकर पूछा। हाँ, रूखा सा उत्तर दे दिया जगदीश बाबू ने। वार्तालाप का विषय ही बदल दिया। बदन चल गया। क्या नाम है तुम्हारा लड़के? हेमंत ने हर्षान चढ़ाने की गरज से पूछा। कुछ क्षणों के लिए टेबल पर गंभीर मौन छा गया। जगदीश बाबू की आंखें चाय की प्याली पर ही झुकी रह गई। बदन की आंखों के सामने विगत स्मृतियां घूमने लगी। जगदीश बाबू का एक दिन ऐसे ही नाम पूछना, फिर दाजू आपने तो कल थोड़ा ही खाया और एक दिन किसी की प्रेस्टीज का ख्याल नहीं रहता तुम्हें। जगदीश बाबू ने आंखें उठाकर मदन की ओर देखा। उन्हें लगा जैसे अभी वह ज्वालामुखी सा फट पड़ेगा। हेमंत ने आग्रह करके सर में घुराया। क्या नाम है तुम्हारा? बॉय कहते हैं साहब मुझे। संक्षिप्त सा उत्तर देकर वह मुड़ गया। आवेश में उसका चेहरा लाल होकर भी अधिक सुंदर हो गया। तो जब हेमंत ने उसे अपना नाम पूछा तो जगदीश बाबू के साथ जो हुआ था वो दोबारा न हो, दोबारा उसके हृदय को ठेस न पहुँचे, इसलिए हेमंत को उन्होंने क्या बताया कि लोग मुझे बॉय कह के बुलाते हैं। ये जो बॉय कह के बुलाते हैं एक वाक्य के सवाल में आता है। विद्यार्थी मित्रों, पाठ के नीचे दिए गए शब्दार्थ और श्रुति दोनों अपनी नोटबुक में लिख देना। थैंक यू।